October, November 2024, paper 1, variant 2. Question number 1. Write 43.07862 correct to 3 decimal places. Decimal places का मतलब आपने आफ्टर डेसिमल नंबर्स देखने। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 डेसिमल प्लेसेस तो आपने उस पर 4 डेसिमल प्लेसेस को पहले कंसिडर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 2 3 4 5 डेसिमल्स हैं या 5 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो मैं यहाँ पर जो 4 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल मैंने उसको कॉपी कर लिया, 2 को मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस लिख लिए, लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट इज क्लोजर टू 80 या 90, वो क्लोजर टू 90 है, तो 43.0790 हो गया। लास्ट का ज़ीरो हम मेंशन नहीं करेंगे, तो 43.079 हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन 2, 4 डेसिमल प्लेसेस पहले हम देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 डेसिमल। अगर क्वेश्चन कह रहा है 3 डेसिमल प्लेसेस, आपने उसको 4 डेसिमल प्लेसेस देखना है। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 4 डेसिमल प्लेसेस, तो आपने 5 डेसिमल प्लेसेस देखना है। तो 3 लिखा हुआ है तो मैंने डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स पहले नोट डाउन कर लिए, आखिरी वाला जो 2 था वो मैंने इग्नोर कर दिया। लास्ट में 2 डिजिट्स 86 है जो कि क्लोजर टू 90 होंगे, तो मैंने 86 को रिमूव करके 90 लिख लिया। लास्ट का ज़ीरो रिमूव हो गया क्योंकि लास्ट का ज़ीरो हम लिखते नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, at midnight the temperature is -7, at 11 the next day the temperature is 12. Find the increase in temperature. कितना इंक्रीज आ रहा है? -7 था, उसके बाद वो 12 हो गया। बेसिकली वो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, 12 माइनस -7, 12 प्लस 7 आ गया जो कि 19 हो जाएगा। 19 डिग्रीज का इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर्स हमें लिस्ट डाउन है। हमें सबसे पहले इन नंबर्स को डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना है। डेसिमल प्लेसेस में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए कंपैरिजन करना आसान होगा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। अब सबसे पहले लिखा हुआ है 2/3, तो 2/3 बेसिकली 0.66 होता है। अगर 2/3 का आपको डेसिमल नहीं याद, तो आप 2/3 की डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। डेसिमल मैंने अप्लाई किया, 0 आ गया, 3 6 18 माइनस किया 2 रिमेनिंग, फिर 0 अप्लाई किया क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी हमने अप्लाई किया हुआ है, तो 3 6 18 माइनस किया हमारे पास, फिर 2 आ गया। इस तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा, तो 0.66 हमारे पास डेसिमल प्लेस में आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है 66%, जो कि 66/100 होता है। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.66। अच्छा, 2/3 में 0.666 रिपीट हो रहा है, तो मैं एक डिजिट एक्स्ट्रा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सेकेंड नंबर 66% आ गया जो कि 0.66 ही होता है, इस वजह से मैंने इसको एज रखा। चलिए, 0.6 ऑलरेडी डेसिमल है। 16/25 देखते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल क्या है कि डिनोमिनेटर को या तो आप 100 बना लो या 1000 बना लो। तो मैंने डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई 4 होगा। 64/100 हो गया। डेसिमल बैकवर्ड मूव करूँगा 2 टाइम्स, तो 0.64 आ गया। और लास्ट वाला ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेसेस पे गिवन है। हमारे पास जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं, एक है 0.666, यहाँ पे 0.66 है, एक और डिजिट नहीं है तो आप 0 लिखेंगे। 0.6 है, 3 डिजिट्स बनाने हैं तो 0.6 के आगे 2 जीरोस लगा लेंगे। 0.64 है, इसको 3 डेसिमल बनाना है तो लास्ट में 0 लिख लेंगे, और ऑलरेडी लास्ट वाला 3 डेसिमल प्लेसेस में है।
तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि सारे नंबर्स थ्री डेसिमल प्लेसेस पे आ गए। अब फर्स्ट है 666, सेकंड है 660, फिर है 600, फिर है 640, फिर है 606। इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास है 600, तो फर्स्ट नंबर आ गया 0.6। ये याद रखना है कि हमने यहाँ से तो हमने जज कर लिया कि फ़र्स्ट नंबर यही है, लेकिन हम ओरिजिनल क्वेश्चन वाला नंबर स्टेट डाउन करेंगे। 600 के बाद अगला है 606, तो उसकी फाइनल ओरिजिनल वैल्यू 0.606 हो गई। देन 640 16.25 हो गया। देन 660 जो कि 66% हो गया, और लास्ट में 666 तो 2/3 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास नंबर्स अरेंज होगा। क्वेश्चन 4 में हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन का रूल इंडाइसिस के ऊपर अप्लाई होगा। न्यूमरेटर में दो पीज बेसिकली गिवन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड 4 + 3 लिख लिया, डिवाइड बाई t पावर 10 एज इट इज़। t पावर 7 डिवाइडेड बाई t पावर 10, डिवाइड हो रहे हैं तो t की पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट, तो 7 - 10 t पावर -3 हमारा फाइनल आंसर आ गया। पार्ट बी में स्क्वायर रूट के साथ हमें स्क्वायर भी गिवन है। इजी प्रोसेस है, स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर लेंगे, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। A group of people are asked what type of holiday they prefer. The table gives information about the results. फर्स्ट कॉलम फिल हुआ हुआ है, सेकंड कॉलम में पाई चार्ट के एक एंगल गिवन है। आपने टेबल कंप्लीट करना है, एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो बेसिकली बहुत इजी प्रोसेस है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 45, 16 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइडेड बाई 15। बेसिकली 15 1 दा 15 4 दा 4 टाइम्स 45 180 आ गया। सेम प्रोसेस फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, एक और प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई ये करिए कि 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा टू मेक इट 60, तो वो मल्टीप्लाई बाय 4 है। तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 80 हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 हो गया। चेक करने की सही किया या नहीं किया, पाई चार्ट के एंगल्स सबका टोटल निकालिए, उसका सम 360 आना चाहिए। अगर इन 4 एंगल्स का सम 360 नहीं आ रहा, आपकी कैलकुलेशन में कोई एरर है। नेक्स्ट, पाई चार्ट हमने ड्रॉ करना है। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें डी चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्टर चाहिए। अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप एक एक्यूरेट उसको एंगल्स बताने। अच्छा, 60 उसने एंगल ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया हुआ है, हमें बताना है नेक्स्ट 180। अच्छा, 180 ड्रॉ करने के लिए आपके पास यहाँ दो लाइंस हैं, फर्स्ट और सेकंड। आप किसी भी लाइन को यूज़ करके आप एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन को यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने एक्सटेंड किया। पहले एक्सटेंशन का रूल ये है कि अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने डी की प्लेसमेंट इस लाइन के ऊपर रखनी है। डी की प्लेसमेंट लाइन के ऊपर रखेंगे, ये ऑटोमेटिकली ओ होगा सेंटर। 180 मेजर करेंगे तो बेसिकली 180 स्ट्रेट लाइन ही होती है, तो आप स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड कर लेंगे। आपके पास जो लेफ्ट वाला एंगल है वो 180 आ गया, और 180 का लेबलिंग आपने करनी है एज बीच। नेक्स्ट हमारे पास है 80 डिग्रीज। अब क्या करना है, अब आपने डी जो है इस नीचे वाली लाइन पे, जिसको मैंने अभी ग्रीन से ट्रेस किया, उसके ऊपर प्लेस करेंगे, राइट साइड पे डी रखेंगे। अब काउंटिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 80 हम काउंट करते हुए जाएंगे, 80 की मार्किंग देखेंगे। 80 की जो मार्किंग आएगी उससे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ लेवल 80 कर देंगे, यहाँ 40 कर देंगे रिमेनिंग, और क्रूज़ और हाइकिंग से उसको लेबल कर लेंगे।
नेक्स्ट, a laptop costs 800 in a sale, the cost reduced by 15%. रिडक्शन का मतलब डिस्काउंट. वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इन द सेल. अब इसके दो प्रोसेस हैं. हमारे पास जो ये कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है 800, ये बिफोर डिस्काउंट की है. सेल पे 15% का रिडक्शन आ रहा है, तो आप इसका 15% मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे. आंसर आ गया 8 टाइम्स 15, 105, 120. तो इसका मतलब कि अगर 800 की कॉस्ट है और 120 का डिस्काउंट है, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 680 की. वैल्यू ऑफ लैपटॉप 680 आ गया. अच्छा, एक प्रोसेस तो ये हो गया. दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर रिडक्शन 15% की है और कॉस्ट उसने हमें बताई है 800, जो कि बिफोर डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अगर आपका 15% का है तो आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू कितनी होगी? 100% में से 15% आप डिडक्ट कर लें, 85% आ जाएगा. सिंपल 800 को मल्टीप्लाई बाई 85 अपॉन 100 कर लेंगे. जीरोस को कैंसिल किया, 8 मल्टीप्लाई बाई 85 करेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर 680 आ जाएगा. तो प्रोसेस दोनों है, जो आपको समझ में है आप उसको अप्लाई कर लें. नेक्स्ट, वर्क आउट 3/4 प्लस 5/6 एज अ मिक्स नंबर. सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर आप मिक्स नंबर में आंसर नहीं देंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं देंगे, अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा. तो 3/4 प्लस 5/6 फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट नंबर्स के हैं. तो पहले हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे. एलसीएम आएगा 12. अगर एलसीएम का प्रोसेस नहीं आया तो मैं यहाँ पे एलसीएम का प्रोसेस बता रहा हूँ. एलसीएम आ गया आपके पास 12. 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 के टेबल में आता है 12 2 टाइम्स, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर आया 9 + 10, 19/12. अब 19/12 ये फ्रैक्शन कहलाता है इम्प्रॉपर. आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू मिक्स नंबर. तो मिक्स नंबर के लिए आपने डिवीजन का प्रोसेस अप्लाई किया. 12 1 ज़ा 12, 19 - 12 7. तो आंसर हमारा फाइनल आएगा 1/7/12. Question 8. Sophia walks at an average speed of 4 km per hour. Work out the time Sophia takes to walk 13 km in hours and minutes. हमारे पास स्पीड है 4, डिस्टेंस है 13 किलोमीटर्स. कैलकुलेट करना है टाइम. तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वेयर डिस्टेंस इज 13, स्पीड इज 4. सिंप्लीफाई करेंगे. 4 3 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर है, तो 3 होल 1/4 आवर्स आ गए. आवर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो स्पीड गिवन है वो किलोमीटर पर आवर है, तो हमारा टाइम भी इन आवर्स है. इसका मतलब 3 कंप्लीट आवर्स हैं और 1/4 कंप्लीट आवर्स नहीं है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 आवर्स और 4 और 60 को सिंप्लीफाई करूँगा तो 15 मिनट्स. तो 3 आवर्स और 15 मिनट्स लिखेंगे. 3 आवर्स और 1/4 मिनट्स नहीं लिखिएगा, मिनट्स में कन्वर्जन ज़रूरी है, क्वेश्चन कह रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, a sequence of pattern is made using cross and circles.
अब पहले तो आप इस पैटर्न को रीड करेंगे। सर्कल्स देख लीजिए, सर्कल फर्स्ट पैटर्न में 2 है, देन 6, देन 12, ठीक है। 2 है, 6 है, 12 है, तो 2 और 6 में डिफरेंस कितना है? 4 का। 6 एंड 12 में कितना है? 6 का। तो इसका मतलब आगे कितना डिफरेंस होगा? 8 का। तो कितने आएंगे सर्कल्स? 20 सर्कल्स आएंगे, ठीक है। क्रॉस की बात करेंगे तो क्रॉस यहाँ पे 3 है बेस पे, फिर 4 है, देन 5 है, तो आगे कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। तो आप पहले 6 क्रॉस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल। अच्छा, फिर हमारे पास 20 वो थे, तो फिर हम 20 भी देख लेते हैं। 20 सर्कल्स बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20। सिमिलरली हम क्रॉस को देखेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास पैटर्न है उसमें 2 क्रॉस आ रहे हैं वर्टिकल, देन 3, देन 4, तो अल्टीमेटली 1 2 3 4 और 5 क्रॉस बच जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 क्रॉस है, या 4 है, या 5 है, या 6 हो गए। या 2 है, या 3 है, या 4 है, अल्टीमेटली या 5 हो गए। सर्कल कितने हैं? 2 या 3 या 4, या कितने हो गए? 5। इस तरीके से सर्कल काउंट कर रहा हूँ, तो 2 है, या 6 है, या 12 है, तो अल्टीमेटली या 20 हो गए। तो अगर यहाँ 5 है तो 5 के मैं 4 लेयर्स बना लूंगा तो 20 बनता है। पार्ट बी। पार्ट बी में हमें टेबल फिल करना है। हमने नंबर ऑफ क्रॉसेस को पहले देखना है। तो 4 6 8 प्लस टू, देन 8 + 2 is 10, 10 + 2 is 12। 4 6 8 हमने ऑलरेडी देख लिया था। नेक्स्ट क्या होगा? 10, तो अल्टीमेटली ये 30 हो जाएगा। Part C. The expression for the number of crosses in pattern n is 2n + 2. Find the number of crosses in pattern 35. पैटर्न n है, हमारे पास एक्सप्रेशन है 2n + 2। पैटर्न 35 है, इसका मतलब n की वैल्यू 35 है। सिंपल हमने n की जगह 35 लिखना है और आंसर कैलकुलेट करना है। 70 + 2 72 आंसर आ गया। पार्ट डी। क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्रॉसेस इन पैटर्न n, अब लिखा हुआ है पैटर्न 35, उसने n को रिप्लेस करके 35 लिख लिया, अभी n को रिप्लेस करके 35 लिख लिया। पार्ट डी। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ सर्कल्स इन पैटर्न n। आपने एक्सप्रेशन बनाना है सर्कल्स का। सर्कल्स के हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2 6 12 20 और 30। इसमें प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंस सबका सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो क्या करेंगे? सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड डिफरेंस चेक किया, सबका सेकंड डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ गया, 2 and 2 and 2। तो सेकंड डिफरेंस सेम आ गया तो फार्मूला क्या है टर्म n का? a + n - 1 d1 + 1/2 n - 1 n - 2 d2। हमें क्या करना है? आंसर n की फॉर्म में देना है। तो n को तो हम n की फॉर्म में ही रहने देंगे, n चेंज नहीं होगा। 3 वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है, a d1 एंड d2। जो मैंने अभी यहाँ ग्रीन से मार्क किया है, ये a है, ये d1 है, ये d2 है। सिंपल आपने यहाँ पे फिल करना है और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है।
सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले राइट साइड वाले को एक्सप्रेशन कर लें। टू एंड टू कैंसिल हो गया, 2 + 4n - 4 एज इट इज, n-1 और n-2 ब्रैकेट में है तो आप ब्रैकेट ओपन कर लें। n² - 1n - 2n + 2, n², 4 - 3 is 1n, 2 and 2 cancels out, n² + 1n हमारा आंसर आ गया। अब इस आंसर को अगर चेक करना है आपने कि आपने ये आंसर सही निकाला है, क्योंकि ये आंसर जो है वो 2 मार्क्स का तो है, चेक करने के लिए कि ये पैटर्न का फॉर्मूला सही बनाया है। मैंने टर्म n का फॉर्मूला बनाया n² + 1n, ठीक है। मैंने t3 ले लिया, n की वैल्यू 3 अज्यूम की है, n की जगह अगर मैं 3 लिखूंगा आंसर आएगा 9 + 3 12। तो आप चेक कीजिए कि आपका थर्ड टर्म 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, थर्ड टर्म 12 गिवन है, इसका मतलब आपका फॉर्मूला करेक्ट है। क्वेश्चन 10, The scale drawing shows a field ABCDE. The field contains a stage that is a sector of a circle center C. The scale is 1 centimeter to 2.5 meters. Find the actual radius. रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आपने स्केल से डिस्टेंस मेजर करना है ऑफ सेक्टर। स्केल से आप मेजर कीजिए, आइडेंटिफाई करें कि कितना सेंटीमीटर आ रहा है। सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर हमारे पास फिगर में है। हमें एक्चुअल डिस्टेंस बताना है x, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2.5, x की वैल्यू आ गई 7.5। 7.5 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट बी, पार्ट बी हमारा एक्सक्लूडेड है, ठीक है, और यही लिंक कर रहा है पार्ट सी से। लोकस सिलेबस से आउट हो गया तो हम ये सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिख रहा है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब होता है कॉमन लेना है।
कॉमन लेने के लिए आइडेंटिफाई करना है 4m² माइनस 14m में कॉमन टर्म क्या है 2m कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 2m माइनस 7। बस ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, here is a list of numbers, write down the number in the list that is irrational। अच्छा, एक कहलाता है रैशनल नंबर और एक कहलाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसका अंडर रूट के अंदर जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 4 गिवन है तो 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 4 में विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकता हूँ विच इज़ 2, तो स्क्वायर रूट 4 इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे कोई नंबर जिसका स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेटर हम नहीं निकाल सकते, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है अंडर रूट 5, वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर और हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 10 हो गया। अंडर रूट 144 नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर 12 होता है, तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा, इसमें एक और इर्रेशनल नंबर आता है पाई। अगर इससे सिंबल पाई लिखा हुआ है तो पाई इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अगर उसने पाई के अगेंस्ट 3.142 लिख दिया या 22/7 लिख दिया तो ये दोनों नंबर्स इर्रेशनल नहीं कहलाते, ये रैशनल कहलाते हैं। तो ध्यान ये रखिएगा कि अगर सिंबल पाई है आपकी लिस्ट में तो वो इर्रेशनल है, अगर और नंबर्स उससे पाई के अगेंस्ट उसको कन्वर्ट करके 3.142 या फ्रैक्शन में लिख दिया तो रैशनल नंबर है। तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर जो था क्वेश्चन में वो इर्रेशनल है, बाकी सारे नंबर्स जितने भी गिवन है सब रैशनल है। ठीक है, नेक्स्ट, इवैल्यूएट गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहाँ बीच में सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में क्या किया, 5 को 8 से सब्ट्रैक्ट कर लिया, 10 को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन है आपके पास दो प्रोसेस हैं सब्ट्रैक्शन में, या तो आप 10 की पावर्स को सेम बना लें। सेम बनाने का मतलब कि मेरे पास एक 10 पावर 7 और एक 10 पावर 6 है, तो अगर मैं 10 पावर 7 को 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 6 लिखूँ, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, क्योंकि 6 + 1 7 होता है, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया। 5 इंटू 10 पावर 150 हो गया, 10 पावर 6 एज इट इज़ इंटू -8 इंटू 10 पावर 6 एज इट इज़। अब 10 पावर 6 कॉमन है, मैंने ब्रैकेट में कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स 50 - 8 विच इज़ 42 इंटू 10 पावर 6। अभी जो मेरा आंसर आया, क्या ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि लास्ट जो डिजिट है 42 का, उसका जो डेसिमल है वो लास्ट में है। हमें डेसिमल 1 टाइम बैकवर्ड मूव करना है। 4.2 इंटू 10 की पावर 6 + 1 विच इज़ 4.2 इंटू 10 पावर 7 हो जाएगा। दैट्स योर फाइनल आंसर। 10 की पावर 7 और 10 की पावर 6 हमारे पास डिफरेंट पावर्स की थी। तो पहले मेरा रूल ये है कि हमने अगर बीच में सब्ट्रैक्शन गिवन है या एडिशन गिवन है, दोनों 10 की पावर सेम बनानी है। तो मैंने 7 को ब्रेक कर दिया 1 और 6 में। 5 इंटू 10 पावर 150 हो गया, 10 पावर 6 एज इट इज़ कॉपी कर ली, 8 और 10 पावर 6 कॉपी हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में 10 पावर 6 कॉमन है, जो टर्म कॉमन नहीं है वो 50 और 8 मैंने माइनस सब्ट्रैक्शन के साथ लिख लिया विच इज़ 42 और 10 पावर 6 एज इट इज़ कॉपी हो गई। अब 42 इंटू 10 पावर 6 आ गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल 1 टाइम बैकवर्ड आ जाएगा, पावर +1 हो जाएगी। आंसर रूल ये है, ये 6 कहाँ से आया?
ये वाले ब्लैक वाले स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल ये होता है कि अगर आपकी वैल्यू 42 इंटू 10 पावर 6 है तो आपने ये देखा कि डेसिमल लास्ट में 42 के लास्ट में आ रहा है डेसिमल। रूल ये होता है कि डेसिमल हमेशा 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। हमारे पास डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है। डेसिमल अगर 1 डिजिट से पहले बाद में लेकर आए हैं तो मुझे उस डेसिमल को बैकवर्ड मूव करना होगा 1 टाइम। अगर बैकवर्ड 1 टाइम मूव करूँगा तो पावर +1 होगी। जितने टाइम में बैकवर्ड मूव करूँगा उतनी पावर ऐड होती रहेगी। नेक्स्ट 120 के हमें प्राइम फैक्टर्स गिवन हैं, 126 के गिवन हैं। The LCM of 120 and 126 is 2520. Write 2520 as a product of its prime factors. अच्छा, पहले तो हम एक चीज़ का ख्याल कर लें, इसमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट हमें पता हो कि अगर उसने क्वेश्चन में पूछ लिया कि 120 और 126 के का HCF बताओ और LCM बताओ। पहले HCF की बात कर लो। हमें प्राइम फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को यूज़ करके LCM और HCF निकालना। HCF का रूल ये है, लिखा हुआ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन हम इसमें स्मॉलर पावर्स को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 पावर 3 है और 2 पावर 1 है। इनमें स्मॉलर पावर कौन सी है? 2 पावर 1। 3 पावर 1 और 3 पावर 2 में स्मॉलर पावर कौन सी है? 3 पावर 1। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ 5 और यहाँ 7 है। कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि सेम नंबर्स नहीं है, इग्नोर किया। ये मेरा HCF का आंसर आ गया। ठीक है, LCM निकालना है। LCM कहलाता है हायर पावर्स। अब फर्स्ट कंपैरिजन 2 पावर का 2 के साथ है। पहला हमारे पास 2 पावर 3 और 2 पावर 1 है, तो हायर पावर कौन सी है? 2 पावर 3। 3 पावर 1 और 3 पावर 2 की हायर पावर क्या है? 3 पावर 2। अच्छा, अब यहाँ 5 पावर 1 है, नीचे कोई 5 नहीं है, इसका मतलब 5 पावर 0 है, जब भी तो 5 एग्जिस्ट ही कर रहा नीचे। तो 5 पावर 1 और 5 पावर 0 में हायर पावर कौन सी हो गई? 5 पावर 1। इस तरीके से 7 पावर 1 नीचे गिवन है, ऊपर कोई 7 नहीं है, इसका मतलब 7 पावर 0 है, तो हायर पावर 7 पावर 1 हो गई। तो ट्रिक ये याद रखिएगा कि अगर HCF लिखा हुआ है तो स्मॉलर पावर्स और LCM लिखा हुआ है तो हायर पावर्स। क्वेश्चन ने कहा था कि LCM जो है वो 2520 है, मतलब अगर पेपर 1 है वैसे तो इन वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें कैलकुलेटर में, आपका आंसर 2520 आएगा। ठीक है, सिर्फ चेकिंग के लिए। उसने कहा इसी 2520 का फैक्टर्स बता दो, तो हमने जो अभी कैलकुलेशन LCM की निकाली है ये हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि LCM 2520 के प्राइम फैक्टर्स बनाना, और हमारा जो LCM आ रहा है वो भी प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है, तो इस वजह से ये हमारा आंसर है। 120 और 126 के आपके पास प्राइम फैक्टर्स गिवन है। ठीक है, फर्स्ट 2 लाइंस। HCF में आपने कंपैरिजन करना है सेम नंबर्स का। HCF में स्मॉलर पावर देखते हैं, 2 पावर 3 और 2 पावर 1। स्मॉलर पावर क्या आ गई? 2 पावर 1, मैंने 2 पावर 1 लिख लिया। नेक्स्ट 3 पावर 1 और 3 पावर 2 में स्मॉलर पावर कौन सी है? 3 पावर 1। उसके बाद 5 पावर 1 और 5 पावर 0 है बेसिकली, तो स्मॉलर पावर कौन सी हो गई? 5 पावर 0। हम लिखते नहीं क्योंकि 5 पावर 0 इज 1, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं। सिमिलरली 7 पावर 0 तो वो भी नहीं लिखा। HCF के बाद LCM में हम ऑपोजिट देखते हैं, हायर पावर देखते हैं। तो 2 पावर 3 और 2 पावर 1 में हायर पावर आ गई, 3 पावर 1 और 3 पावर 2 में हायर पावर आ गई, 5 पावर 1 और 5 पावर 0 में हायर पावर आ गई, 7 पावर 1 और 7 पावर 0 में हायर पावर आ गई। आंसर आ गया। हाँ, each interior angle of a regular polygon is 160. Find the number of sides of a polygon. Regular polygon क्या होता है? Regular का मतलब all sides equal, all angles जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होगा, और उसका एक एंगल दिया है 160, तो उसका हमें सारे एंगल्स 160 हैं। हमें नंबर ऑफ साइड्स बताने हैं, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
n-2 टाइम्स 180 अपॉन n, ईच इंटीरियर एंगल में 160 गिवन है, वो फिल किया, बाकी फॉर्मूला एज इट इज कॉपी किया, सॉल्व करेंगे, 160 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, n-2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 160n minus 180n is equals to minus 360, minus 20n is equals to minus 360, minus minus cancels out, n की वैल्यू 360 अपॉन 20, 18 आंसर आ गया। अब एक चीज़ का यह ख्याल रखना है कि जब साइड्स पूछेगा तो n कैलकुलेट करना है, n कैन नेवर बी नेगेटिव क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकती, और n की वैल्यू डेसिमल्स में नहीं आ सकती, मतलब 19.5 साइड्स नहीं हो सकती, 18.2 साइड्स नहीं हो सकती। तो आपने कैलकुलेशन खुद देख ली है कि अगर आपके आंसर डेसिमल में आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब कैलकुलेशन एरर है। पॉलीगॉन का मतलब होता है गॉन साइड्स, पॉली का मतलब मोर देन वन। अब कितनी साइड्स हैं वो एंगल बताएगा, वैसे 6 साइड्स हेक्सागोन को कहते हैं। ठीक है, एट 180 मल्टीप्लाई बाय n इज 180, 180 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें शेप ए और शेप बी गिवन है। ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर ट्रांसलेशन वेक्टर 3-5। ट्रांसलेशन क्या होता है? कॉपी पेस्ट। हमें उससे ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है 3 and -5। 3 रिप्रेजेंट कर रहा है x, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है y। 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब 3 राइट। y -5 है तो उसका मतलब y की वैल्यू डाउनवर्ड्स जाएगी क्योंकि y नेगेटिव आपके पास डाउनवर्ड एक्सेस पे होता है। तो आपने क्या करना है, जो शेप ए गिवन है आपको उसको 3 राइट और 5 डाउन इन स्टेप्स को यूज़ करके शिफ्ट करना है। अब मेरे पास जो शेप ए है उसमें पॉइंट्स जो कॉर्नर्स है मैंने उसको लेबल कर लिया, ए बी सी डी ई एन एफ। फर्स्ट पॉइंट अगर ए है उसको सबसे पहले मैं 3 राइट और 5 डाउन अप्लाई करूँगा। तो शेप पॉइंट ए को मैंने 1 2 3 राइट, देन 1 2 3 4 5, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया जो ए का इमेज है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिमिलरली बी के लिए ये होगा 3 राइट तो 1 2 3 राइट, 1 2 3 4 5 डाउन। देन पॉइंट सी है तो 1 2 3 राइट, देन 1 2 3 4 5 डाउन। इसी तरह से बाकी सारे पॉइंट्स को भी 3 राइट और 5 डाउन मूव करने हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5। सिमिलरली पॉइंट ई आ गया एंड देन पॉइंट एफ आ गया। उनको आप ज्वाइन कर लें। क्या आपका फाइनल आंसर? नेक्स्ट, डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। ए और बी में आपको जो शेप नज़र आ रहा है वो साइज तो सेम है लेकिन कहीं ना कहीं रोटेशन का एलिमेंट आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास शेप जो है वो कह रहा है ए ऑन टू बी करना है। तो ए ऑन टू बी का मतलब ए मेरे पास ऑब्जेक्ट है और बी मेरे पास इमेज है।
ए को आपने बी फॉर्म किया है तो फॉर्मेशन जो नज़र आ रही है वो रोटेशन की आ रही है। अच्छा, अब ध्यान से ये चीज़ समझ लें, 3 मार्क्स हैं, तो आपने अगर सिर्फ रोटेशन लिखा तो सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। रोटेशन के साथ अब आपने डायरेक्शन बतानी है, एंगल बताना है और सेंटर बताना है। अगर आप सिर्फ रोटेशन लिख रहे हैं तो 1 मार्क मिल रहा है। अब सेंटर की अगर हम बात करें, सेंटर का प्रोसेस मैंने आपको बताया था। प्रोसेस है, कंपास से आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने। तो अगर शेप ए और शेप बी के मैं पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लूँ कि मैंने जिसको ए लिया था और बी लिया था और सी और डी और ई और एफ, इसका मतलब जो यहाँ पर है वो पॉइंट ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ई और एफ। आप पहले कोई एक पेयर सेलेक्ट कर लें। मैंने सी सेलेक्ट कर लिया, आप कोई और सेलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। सी सेलेक्ट करने के बाद मैंने इमेजिनरी लाइन बना ली। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रोसेस क्या है कि कंपास की नीडल आपने पॉइंट सी पे और पॉइंट सी, दोनों पॉइंट सी पे आपने प्लेस करनी है 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट सी पे प्लेस करी। कंपास मोर देन हाफ ओपन होना चाहिए और मोर देन हाफ ओपन होने के बाद आर्क्स ऐसे बनेंगी कि वो लाइन के अबव और बिलो बनेगी। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट सी पे भी मैं इसी तरीके से आर्क्स बनाऊंगा और उन आर्क्स को ज्वाइन करूंगा। बेटा कैसे बनेगा? 3 से मैंने तो सी, मैंने पॉइंट सी सेलेक्ट कर लिया। आप पॉइंट सी सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे, आप और पॉइंट सेलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। फिर मेरे पास, क्योंकि मैं एक फ्री हैंड से बना रहा हूँ, मैंने उसको अजम्पशन से मैंने एक आर्क बना ली। अच्छा, अब सिमिलरली आप कोई और पॉइंट ले लें। मैंने पॉइंट डी ले लिया। पॉइंट डी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो ईजी है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। हॉरिजॉन्टली तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके लिए प्रोसेस वही कंपास का यूज़ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आप ड्रॉ करेंगे वो कहाँ आएगा? इस तरह से बनेगा। आर्क सिर्फ आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करके बता रहा हूं। जब आपने 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना लिए तो 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक कॉमन पॉइंट पे आके टच करेंगे जो कि 4,1 आ रहा है। आपका सेंटर पॉइंट आ गया 4,1। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, जो सेंटर पॉइंट है उससे आप पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। कोई भी पेयर को यूज़ कर लें। मैं पेयर जो है वो ई को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं पॉइंट ई को सेंटर से ज्वाइन करूँगा और इमेज को भी सेंटर से ज्वाइन करूँगा, आपके पास एक 90 डिग्री फॉर्मेशन नज़र आएगी यहाँ पे, ठीक है। और ए से हम बी पे आ रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है, तो साथ में आपने क्लॉकवाइज 90 डिग्री भी लिख लिया, तो फिर 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। टेप का साइज कुछ एक ही बड़ा चेक कर ले। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 4 5, 1 2 3 4 5, साइज चेंज नहीं है। वो वर्टिकल बना था, आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा है। आप कोई भी 2 पेयर सेलेक्ट करें। यहाँ पे 6 पेयर्स हैं, 6 कॉर्नर्स हैं फिगर के। अब 6 के 6 पेयर्स के अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये इतना ज़्यादा अनटाइडी हो जाएगा कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा आपने क्या बनाया। कोई भी 2 बना, लार्ज में देखेंगे ट्रांसलेशन, फिर रिफ्लेक्शन में देखेंगे। देखो, होता हमेशा आंसर 90 डिग्री है, ये बात तो बता दो। मोस्टली क्वेश्चन के आंसर 90 डिग्री मिलेगा। डायरेक्शन पता है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। सारा गेम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सेंटर निकाल।
अगर सेंटर में गलती आ गई, बाकी सब चीज़ें आपने देख ली कि भाई रोटेशन पता चल गया, डायरेक्शन से पता चल रहा है क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री होता ही होता है मोस्टली, तो इसके 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। सेंटर की कैलकुलेशन में आपने कहीं ना कहीं आर्क सही नहीं बनाया है, सेंटर प्रॉपर नहीं आया, क्योंकि सेंटर हमेशा 4,1 जो आ रहा है दोनों इंटीजर्स हैं, होल नंबर हैं। कभी ऐसा नहीं होगा आपका 4.5, 1.25 आ रहा हो, डेसिमल में नहीं आएगा सेंटर। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, तो इस साथ आपको जज हो जाएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है वाला था। 17. The diagram shows a shaded triangle. ABC is drawn on a 1 centimeter square grid. The equation of line AC y is equals to minus 3 upon 2x plus 1 given. The shaded region inside the triangle ABC is defined by 3 inequalities, जिसमें एक inequality उसने खुद दे दी है। अब आप पहले inequalities को देख लें, inequalities हैं क्या। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं। मैं यहाँ 4 टाइप्स ऑफ लाइंस बना रहा हूँ। टाइप 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब जैसे एक्स एक्सिस बना हुआ है वैसी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जैसे एक्स एक्सिस आपका यहाँ बना हुआ है, ठीक है। उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सी में लिख रहा हूँ, सी कॉन्स्टेंट का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लाइन बना रहा हूँ, ये y इक्वल्स टू 2 की लाइन है, यहाँ लाइन बना रहा हूँ, ये y इक्वल्स टू 4 की लाइन है, ठीक है। इनइक्वालिटी कैसे बताते हैं, इस लाइन के ऊपर का रीजन ग्रेटर देन का होगा, बिलो वाला रीजन लेस देन का होगा। अगर लाइन सॉलिड बनी हुई है, जैसे यहाँ पे सॉलिड बना के दिए मैंने आपको रेड से, तो हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू से लेबल करेंगे। अगर लाइन आपके पास डॉटेड होती है, यहाँ पे कहीं डॉटेड नहीं बनी हुई, ऐसे डॉटेड बना के दे सकता है, तो ऊपर वाला रीजन ग्रेटर देन का होगा, नीचे वाला रीजन लेस देन का होगा। नीचे ये लाइन नहीं बनानी होगी इक्वल्स टू वाली, इस चीज़ का ख्याल रखना। लाइन सॉलिड है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स, जैसे आप खुद देख लें, उसने एक जो इनइक्वालिटी बना के दी है उसमें इक्वल्स टू लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि जो ये लाइन उसने दी है AC, ये लाइन सॉलिड है, डॉटेड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली टाइप टू है पैरेलल टू y एक्सिस, जैसे y एक्सिस होता है वर्टिकल, वैसे पैरेलल टू y एक्सिस की लाइंस होती हैं। इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या मतलब, अगर मैं यहाँ एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा तो ये x इक्वल्स टू 1 की लाइन है, ये x इक्वल्स टू 2 है, ये 3 है, ये 4 है, से x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की लाइंस वर्टिकल होती है। राइट साइड रीजन होता है ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू लेफ्ट साइड होता है। बस रीजन क्या है इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू का, कि जो वर्टिकल लाइन है अगर सॉलिड है तो इक्वल्स टू साइन अप्लाई हो रही होगी, डॉटेड है तो विदाउट इक्वल्स टू साइन अप्लाई हो रही होगी। टाइप 3 है डायगोनल। एक डायगोनल ऐसे होती है और एक टाइप 4 एक डायगोनल ऐसे होती है। अब आप खुद आइडेंटिफाई कर लें कि दो डायगोनल्स डिफरेंट किस तरीके से हैं। जो मैंने फर्स्ट डायगोनल बनाई है टाइप 3 में, ये डायगोनल अपवर्ड मूव कर रही है। इसकी जो इक्वेशन होगी वो y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में होती है, जिसका m पॉजिटिव होता है, ठीक है। लाइन से ऊपर वाला रीजन, इस लाइन से ऊपर वाला रीजन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है, बिलो रीजन लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू का है। टाइप 4 है y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब m की वैल्यू नेगेटिव होगी। देख लीजिए जो लाइन AC है वो भी डाउनवर्ड स्लोप है, जैसे टाइप 4 की लाइन है, उसका ग्रेडियंट देख लीजिए x के साथ क्या दिया हुआ है, -3/2, मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट होगा। लाइन के अबव वाला रीजन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बिलो वाला रीजन लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू। अब आपने इस क्वेश्चन में जो एक इनइक्वालिटी दी हुई है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2x, वो चेक कर लें कि जो ये लाइन है डायगोनल, इस लाइन से ऊपर वाला रीजन शेड हो रहा है। जब भी उसने क्या करा, इक्वल्स टू को रिमूव करके ग्रेटर देन इक्वल साइन लगाया, क्योंकि इस लाइन के ऊपर वाले रीजन की बात हो रही है। बात समझ में आ रही? अब मेरे पास दो लाइंस और हैं, उसने ये कहा है कि अदर 2 इनइक्वालिटीज बतानी है। मैं अगर लाइन AB की बात करूं, ये लाइन AB कौन सी टाइप की है, 1 2 3 4 कौन सा टाइप है, चेक करके बताइए। टाइप 3 है। टाइप 3 क्यों है? क्योंकि उसका जो डायगोनल है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, बिल्कुल इस तरह से। अब मेरे पास इसकी इक्वेशन गिवन नहीं है, तो पहले इक्वेशन निकालनी है।
इक्वेशन निकालने का प्रोसेस क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम निकालना है। एम निकालने के भी दो तरीके हैं, आपको जो आसान लगे आप वो अप्लाई कर लें। एक तरीका ये है कि आप कोऑर्डिनेट उठा लीजिए। मैंने एक कोऑर्डिनेट उठा लिया ए वाला 0,1, एक कोऑर्डिनेट आप कोई और उठा लीजिए, मैंने ये वाला उठा लिया 3,4। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके ग्रेडियंट निकाल लेंगे। m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसमें 4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 0, आंसर आ गया 3/3, ग्रेडियंट आ गया 1। तो y इक्वल्स टू m की वैल्यू आ गई 1x। आगे है c क्या कहलाता है, c कहलाता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब कि आपकी लाइन y एक्सिस पे कहाँ टच कर रही है, आपकी लाइन y एक्सिस पे कहाँ टच कर रही है, 1 पे टच कर रही है, तो c की वैल्यू 1 हो गई। ये इक्वेशन आई है। अभी मुझे इसके नीचे की शेडिंग बतानी है, तो डायगोनल लाइन की नीचे की शेडिंग का कौन सा साइन लगेगा, लेस देन या लेस देन इक्वल टू। लाइन कौन सी है, सॉलिड है डॉटेड है, सॉलिड है, तो लेस देन इक्वल टू अप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू हटाकर y इज लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 1। कौन सा, टाइप 3 तो डायगोनल है ना। देखो अगर डायगोनल लाइन होती है ना, तो अबव रीजन ग्रेटर देन, बिलो रीजन लेस देन। चाहे डायगोनल आपकी ऑपोजिट आ रही हो, लाइन के ऊपर वाला रीजन ग्रेटर देन, नीचे वाला रीजन लेस देन। अब थर्ड लाइन, जो लाइन बी सी है, ये लाइन बी सी कौन सी टाइप है 1 2 3 4 में, टाइप 2। टाइप 2 में x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की इक्वेशन होती है, तो ये लाइन कहाँ टच कर रही है, 4 पे, तो ये x इक्वल्स टू 4 की लाइन है। इससे लेफ्ट साइड पे शेड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे रीजन कौन सा आएगा, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। लेकिन लाइन सॉलिड है, तो हम लेस देन इक्वल टू लिखकर स्टेट कर देंगे। कॉपी करें, डॉटेड होती तो मैं लेस देन लगा देता, लेस देन 4। मैंने ग्रेडियंट 2 पॉइंट्स को यूज करके निकाला। मैं आपको 2 पॉइंट्स बता देता हूँ कौन से यूज करे हैं। जी बेटा, मैंने एक पॉइंट ले लिया 0,1, एक पॉइंट ले लिया 3,4। आप कोई और सा ले लें, कोई मसला नहीं, आप ये वाले ले लें 1,2 ले लें, आप 2,4 ले लें, आप 4,5 ले लें, लाइन को और एक्सटेंड कर लें, आगे वाले ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी पॉइंट ले लें, इस लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट ले लें, ग्रेड सेम आए ना। आगे मूव करूं, वही आएगा, वो मैं जहाँ समझा रहा था, वो कहने लगा अगर डॉटेड लाइन हुई तो क्या होगा। अच्छा, इसका पार्ट भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इनइक्वालिटीज अगर कंप्लीट कर लें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, बेस और हाइट क्या लेंगे, ठीक है। अब आप बेस और हाइट ऐसे लेंगे कि आपने लाइन बी सी, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, आप इसको रोटेट कर ले, डायग्राम को, पेज को रोटेट करके देखिए, आपके पास ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगी जो कि बेस हो जाएगी। बॉक्सेस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हो रहे हैं, तो बेस 10 हो जाएगी। हाइट आपने देखनी है वर्टिकल, जहाँ 9 डिग्री फॉर्म करता है, यह हाइट आ रही है 4 बॉक्सेस की, तो इंटू 4, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा।
पेज को रोटेट करो तो बेस और हाइट नजर आ रही। ठीक है, नेक्स्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। उसने कहा इंटर क्वार्टाइल निकालो, मैंने आपको इंटर क्वार्टाइल का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, जिसको हम Q3 माइनस Q1 भी कहते हैं। और Q अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या था? 75% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी उठाऊंगा? वाई एक्सिस पे ढूंढते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 20 आ रहा, डिवाइड बाई 2 नहीं किया। मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? 60, लास्ट पॉइंट 60 पे आ रहा है। तो 75% ऑफ 60 निकालिए, और लोअर क्वार्टाइल के लिए 25% ऑफ 60 निकालिए। 75% आएगा मेरा ख्याल है 45, 25% आएगा आपके पास 15। अब आपने पहले 45 के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। ये टच कर रहा है आपके पास 300 पे। 15 पे लाइन ड्रॉ करनी है। ये टच कर रहा है एट, ये क्या वैल्यू होगी? फर्स्ट बॉक्स आ रहा है 200 के बाद, क्या लिखूंगा? 205 कैसे आया? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जिसको इसका सॉल्यूशन प्रोसेस नहीं पता, उसमें करना ये होता है कि पहले आपने 200 और 250 का गैप देगा, 50 है, बीच में स्मॉल बॉक्सेस काउंट करें, 10 आएंगे तो डिवाइड बाई 10 करूंगा, 5 आ गया। एक बॉक्स 5 का है, तो 200 के बाद फर्स्ट बॉक्स 205 हो गया, माइनस करेंगे 95, आपका आंसर आ जाएगा। अपर क्वार्टाइल 75% होता है, मैक्सिमम वैल्यू 60 है, 60 का 75% निकालिए, आंसर आ गया 45। 45 को आपने वाई एक्सिस से लाइन ड्रॉ करके एक्स का आंसर निकालना है। ठीक है, वाई एक्स का आंसर आ रहा है 300। फिर मैंने 25% का निकाला, आंसर 15 था, 15 से मेरा आंसर आ रहा है 205। दोनों को माइनस करके आंसर आ गया। ठीक है, 205, 95। An onion is large if its mass is at least n grams. 24 out of 60 onions are large. Find the value of n. क्या करेंगे? मैंने एटलीस्ट की एक बात बताई थी आपको। एटलीस्ट की बात बताई थी। एटलीस्ट क्या था? कल बताया था एटलीस्ट के बारे में। एटलीस्ट के लिए हम करते हैं कि जो आंसर आता है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से माइनस करते हैं। मिसाल अगर एटलीस्ट की कोई वैल्यू निकालनी होती है, हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करके जो आंसर निकालते हैं उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसने आपको कहा कि 24 आउट ऑफ 60 अनियंस आर लार्ज। टोटल 60 अनियंस हैं, उसमें से 24 लार्ज हैं, और यहाँ उसने एटलीस्ट लिख दिया। ठीक है, आपने n निकालना है, मतलब ग्राम्स की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल के देनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, 60 को माइनस करेंगे 24 से, ताकि पता चल जाए कि हमारे पास वैल्यू कौन सी आ रही है, उसमें लार्ज को कैटेगराइज कर रहा है। 60 माइनस 24 करें 36। 36 कहाँ आएगा? 60 से अगर हम 24 नीचे आ गए, 36 पे लाई करेंगे, तो 36 की वैल्यू आ गई आपकी 35, 36। लाइन ड्रॉ करी, उससे आंसर निकाल। ये आंसर आ गया 250 के बाद 2 बॉक्सेस हैं तो 260। अगर यहाँ एटलीस्ट नहीं लिखा हुआ होता, लिखा हुआ होता एट मोस्ट, तो एट मोस्ट में क्या करते हैं कि जो 24 उसने लिखा है वही 24 यूज करते हैं। कैलकुलेशन स्टेटमेंट्स के हिसाब से देखनी है। एटलीस्ट लिखा हुआ है तो टोटल जो 60 है उसमें से पहले 24 माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी 36, उससे लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आप 24 से लाइन ड्रॉ कर देते तो 1 मार्क भी नहीं मिलता आपको।
अगर एटलीस्ट लिखा हुआ है तो आपने टोटल 60 में से 24 माइनस करना है और फिर लाइन ड्रॉ करनी है। अगर यहाँ एट मोस्ट लिखा हुआ होता तो आप 24 से ही लाइन ड्रॉ करते। तो एटलीस्ट जहाँ लिखा हुआ है माइनस का जहन बनाना है, माइनस करना है, ठीक है। वही वही एज इट इज आप बंद करते। The diagram shows mathematically similar mugs. हाँ जी 260 जी वॉल्यूम का लगेगा। उसका रीज़न ये है कि उसने आपको ml दिया हुआ है, ठीक है। ml से कोई मसला नहीं है, आप फॉर्मूला V1/V2 यूज़ करें, L पावर 3 हो जाएगा। V1 270 है, V2 640 है, उसके ऑपोजिट दो लेंथ हैं, तो 270 की लेंथ W है और 640 की लेंथ 8 है, पावर 3। जीरोस कैंसिल आउट, 27/64 हो गया। क्यूब रूट अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्यूब ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ 3/4 इक्वल्स टू W/8। तो 3 टाइम्स 8/4, 24 डिवाइड बाई 4, 6 आंसर आ गया। क्योंकि राइट साइड पे क्यूब है, इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लगाते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा इस तरह। एट का क्या किया, क्योंकि वो पूरा क्यूब W और 8 दोनों के ऊपर है। W और 8 पूरा ब्रैकेट बनाया हुआ है, इसका मतलब क्यूब दोनों के ऊपर है। तो क्यूब जब अप्लाई करूंगा तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे करूंगा, राइट साइड पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, सिक्सटीन ए पावर 20 होल पावर 3/4, इसका मतलब 16 की पावर भी 3/4 है, और ए के ऊपर जो 20 है उसको हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 होता है 2/4, 3/4 एज इट इज। ए की पावर को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, 4 1 4 5 तो ए पावर 15 हो गया। 4 से 4 कैंसिल कर लिया तो 2 पावर 3 हो गया। 2 पावर 3 इज 8, तो 8 ए पावर 15 आंसर आ गया। पार्ट बी, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ब्रैकेट इस तरह से ओपन कर लिया। 2c मल्टीप्लाई बाय 4c इज 8c स्क्वायर माइनस 6cd प्लस 36cd माइनस 27d स्क्वायर। 8c स्क्वायर 36 माइनस 6 इज 30, cd माइनस 27d स्क्वायर आंसर आ गया। पावर 3/4 16 के लिए भी है, ए के लिए भी है। 16 को मैंने 2 पावर 4 से ब्रेक कर लिया, पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2 पावर 3 रह जाएगी विच इज़ 8, और ए की पावर 20 थी, उसको मल्टीप्लाई बाय 3/4 करना है, तो 4 और 20 कैंसिल हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, तो ए पावर 15।
क्वेश्चन नंबर 21 सिलेबस से बाहर है, एक्सरसाइज नहीं है। 22 एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शंस गिवन है हमें। फर्स्ट पार्ट पे कह रहे हैं एफ -7 कैलकुलेट करना है। तो जो फंक्शन एफ एक्स गिवन है उसमें एक्स की वैल्यू -7 पहले फिल कर लेंगे। एक्स की जगह मैंने -7 फिल करके सिंप्लीफाई कर लिया। -21 -1/2 विच इज़ -22/2 -11। नेक्स्ट एफ इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए रूल क्या है कि जो फंक्शन है उसको आप पहले एफ एक्स को रिमूव करके वाई लिख लें और एक्स को सब्जेक्ट बना लें। एक्स को सब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस क्या है, 2 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y इक्वल्स टू 3x -1। एक्स को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो -1 शिफ्ट हो गया, +1 हो गया और फिर 3 डिवाइड हो गया। मेरा आंसर आ रहा है ये y की फॉर्म में आ रहा है, मुझे x की फॉर्म में देना है। कैसे पता चला, क्योंकि एफ इनवर्स x लिखा हुआ है तो y को रिमूव करके मैं x लिख लूँगा। ये मेरा आंसर आ गया। पार्ट सी, f ब्रैकेट 9/25। इसका मतलब क्या है कि पहले जो फंक्शन एफ एक्स गिवन है आपको 3x - 1/2, इसमें आप x की वैल्यू 9/25 फिल कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो 27/25 -1/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 - 25/25/2 तो 2/50 आ गया। समझ में आया 2/50 कैसे आया? 27 - 25 इज 2 और जो 25 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 27। 27 - 1 27/25 -1 तो एलसीएम लेंगे, इज इक्वल टू जी एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब 2/50 इज इक्वल टू जी एक्स है, क्योंकि इसका आंसर हमारा ये आ चुका। 2/50 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी गिवन है हमें एज 5 पावर x। 5 पावर x लिख लिया। 2/50 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 225। 1/25 इज इक्वल टू 5 पावर x। क्या करें, क्या 25 वही तो लिखा है। जो ये 25 है उसको 2 से मल्टीप्लाई तो करना है ना। 27/25 -1/2 है, एलसीएम लिया। 27 - 25/2 हो गया, सॉरी /25 हो गया। 25 ये डिनोमिनेटर में आया हुआ, डिवाइड बाई 2 है। डिवाइड बाई 2 को आप ऐसे लिखने के बजाय आप डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख लें, एक ही बात है। तो ये हो गया 2/25 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2/50 हो गया। क्या नहीं, इसको आप अलग से वर्किंग कर लो। 27/25 -1 अलग वर्किंग कर लो, ये डिवाइड बाई 2 है तो उसको आगे डिवाइड बाई 2 लिख लो। ठीक है, अब फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम ले लीजिए। 1 और 25 का एलसीएम 25, ये टाइम्स 1 हो गया, ये टाइम्स 25। 27 - 25 हो गया, आगे डिवाइड बाई 2 एज इट इज। ठीक है,
2/25 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल, टू कैंसिल, सॉरी, हाँ ठीक है, 2/25 को 2/50 लिख लिया, 2 1 2, 25 2 50, वही 2/50 में आगे यूज कर रहा हूँ। इज इक्वल्स टू जी एक्स लिखा था उसने, जी एक्स की वैल्यू 5 पावर एक्स है। अभी मैं इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 2 और 50 को मैंने 1 और 25 बना लिया। आगे क्या करूँ, मुझे एक्स का आंसर निकालना है, इसमें से कैसे निकालूंगा? 25 को 5 की पावर में कन्वर्ट करूँगा, क्या आएगा? 5 पावर 2 इक्वल्स टू 5 पावर एक्स है ये। अब क्या करूँ? 5 पावर -2 ठीक हो गया, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया, 5 5 कट हो गया, एक्स की वैल्यू -2 आ गई। फाइव पावर एक्स कहाँ से आया? क्वेश्चन में हमारे पास f ब्रैकेट 9/25 था, उसकी वर्किंग हमारे पास लेफ्ट साइड की है, जिसका आंसर ये आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू के बाद लिखा हुआ है जी एक्स, तो मैंने इक्वल्स टू के बाद जी एक्स लिख लिया। Next, a theater offers a singing lesson, dancing lesson, and an acting lesson. A group of 40 people are asked which lessons they take part in. Some of the results are shown in the diagram. इसमें 6 और 10 लिख के दिया हुआ उसने। तो लिखा है all 40 people take part in at least one lesson। इसका क्या मतलब है? All 40 students people take part in one lesson। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आउटसाइड रीजन पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब ऐसा कोई भी स्टूडेंट या पर्सन नहीं है जो कोई भी लेसन ना ले रहा हो, तो बाहर नंबर तो 0 है। ठीक है, 3 people take part in a singing lesson and an acting lesson but not dancing lesson। उससे क्या, वो डांस नहीं करते लेकिन सिंगिंग और एक्टिंग करते हैं। तो सिंगिंग और एक्टिंग का सर्कल जो है जहाँ ओवरलैप हो रहा है वो ये है, जिसमें ये वाला रीजन डांस को भी इंक्लूड कर रहा है। तो हमारे पास जो 3 आ रहा है वो ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 people टेक पार्ट इन अ डांसिंग लेसन ओनली। ओनली का मतलब सिर्फ डांसिंग कर रहे हैं, तो डांसिंग वाला रीजन वो वाला लेंगे जहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है। 19 people टेक पार्ट इन सिंगिंग लेसन। इसका क्या मतलब? हमारे पास ये पूरा रीजन 19 का है, ये पूरा सिंगिंग वाला रीजन 19 का है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो पहले हम चेक कर लें कि आगे कोई और स्टेटमेंट तो नहीं है। 4 times as many people take part in singing lesson only as those who take part in all 3 lessons। इसका क्या मतलब? 4 times as many people take part in singing lesson only as those who take part in all 3 lessons। all 3 lessons वाले जितने भी हैं उसका 4 times जो है वो सिंगिंग ओनली वाला है। ठीक है, तो ऑल 3 वाला कितना है? ऑल 3 वाला रीजन कौन सा होगा जहां पे तीनों सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं? ये वाला रीजन है एक्स, पता ही नहीं है। तो ओनली वाला कह रहा है 4 times है, तो ये 4x हो गया।
ये पूरा सिंगिंग वाला जो रीजन है उसमें कितने लोग हैं? 19 लोग हैं। तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस 6 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 19। सारे नंबर्स को प्लस कर लिया। 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 19। x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना है और यहाँ पे मुझे 8 लिखना है। अगर मैं यहाँ 2 और 8 नहीं लिखूंगा, 4x और x लिख के छोड़ दूंगा, मार्क काट देगा। कभी नहीं आएगा। डेसिमल नंबर ऑफ पीपल डेसिमल में कैसा आएगा? चेक करें। जहाँ 8 लिखता है मैंने। यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब सबसेट विद 10 पीपल। यहाँ पे 10 लोग लिखे हुए उनको बताना है। ये x और 4x समझ में आया? उसने यहाँ लिखा है कि जो 3 लेसन्स वाले हैं उनका 4 गुना जो है वो ओनली वाले हैं। अगर 3 लेसन वाले x हैं तो ओनली सिंगिंग वाले 4x होंगे। और पूरा जो ये सिंगिंग वाला सर्कल है वो 19 पीपल है। उसके सारे नंबर जो सर्कल s के अंदर नजर आ रहे हैं सबको प्लस किया, जी को 19 कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली। अब वो आपसे पूछ रहा है सेट नोटेशन में बताओ कि जो ये नंबर 10 लिखा हुआ है, ये नंबर 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 10 जो है ये सिर्फ a ओनली को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है? क्या इसमें s और d इंक्लूड हो रहे हैं? नहीं हो रहा है। उसका रूल ये है S यूनियन D के बाहर कॉम्प्लीमेंट। क्यों लिख रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि ये S और D है, इसके बाहर नंबर 10 लिखा हुआ है, ठीक है? S यूनियन D कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S, तो इंटरसेक्शन A क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वो रीजन जो S यूनियन D के बाहर है, वो S यूनियन D के बाहर वाला रीजन कौन सा है जो मैंने अभी पर्पल से किया है। लेकिन मैं इंटरसेक्शन के आगे A क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ A वाला रीजन बताना है, जिसको मैंने अब शेड किया डार्क कलर से। इस वजह से मुझे यहाँ इंटरसेक्शन लिखना होगा। हाँ, वो इसी की बात कर रहा है। ये सबसेट का मतलब इस पीस की बात कर रहा है। यहाँ 10 लिखा है। सबसेट का मतलब पूरे सेट में से एक छोटा सा पार्ट निकालना। P is the point, Q is the point, find the coordinates of the midpoint. Midpoint का फॉर्मूला फिल करिए और आंसर बताइए। -1 प्लस -3 अपॉन 2, 4 प्लस -2 अपॉन 2, -4 अपॉन 2 और 2 अपॉन 2 which is -2 and 1. Find the equation of the perpendicular to PQ which passes through P. क्या मतलब? परपेंडिकुलर टू PQ, पहले हम PQ बना लेते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब वर्टिकल लाइन, पासेस थ्रू P लिखा, जब मैं P से बना रहा हूँ या 90 डिग्री बन जाएगा। मुझे इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए, y = mx + c। इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? ग्रेडियंट चाहिए और एक कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। अब पहले ग्रेडियंट की बात करेंगे। आप क्या कह रहे थे ग्रेडियंट के लिए क्या करूं? ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ PQ निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे P और Q की कोऑर्डिनेट्स पता है। फॉर्मूला y2 - y1 / x2 - x1। कोऑर्डिनेट ऊपर लिखे हुए हैं, उसको फिल कर रहा हूँ। -6 अपॉन -3 + 1 is -2। आंसर आ गया 3। अब ये PQ का ग्रेडियंट आया 3, तो वर्टिकल जो परपेंडिकुलर है उसका ग्रेडियंट क्या होगा? क्या करते हैं? परपेंडिकुलर का रूल क्या है? रेसिप्रोकल करेंगे। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3 और साथ में माइनस साइन लग जाएगा। ग्रेडियंट आ गया। अब एक कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट कौन सा लूँ?
पी क्यों लेंगे, क्यों लेंगे पी? पासिस थ्रू पी, तो ये लाइन पी से गुजर रही है तो पॉइंट पी इस लाइन के ऊपर है, कोऑर्डिनेट -1 और 4 ले लेंगे। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m की वैल्यू -1/3, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4, 4 इक्वल्स टू 1/3 हो गया। 4 जी, कोऑर्डिनेट ऑफ p देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 4 -1/3 इक्वल्स टू c, 12 -1/3 इक्वल्स टू c, c की वैल्यू आ गई 11/3। तो इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू -1/3x प्लस 11/3। ठीक है, आगे चले। हिस्टोग्राम कंप्लीट करना है। हिस्टोग्राम क्या होता है, एक रेक्टेंगल उसने बार बना के दिया हुआ है, लेकिन हिस्टोग्राम का रूल ये है कि सारे जो रेक्टेंगल्स बनेंगे, बार्स बनेंगे, वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, मतलब कनेक्टेड होंगे, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपने पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ऊपर क्वेश्चन में डायग्राम सॉरी दी हुई है उसमें उसने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बताई है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। जैसे पहली फ्रीक्वेंसी 30 है, विड्थ क्या है 0 और 5 का डिफरेंस कितना आया 5, तो 30 को डिवाइड बाय 5 करें, क्या आंसर आया 6 आ गया। नेक्स्ट 25 को किससे डिवाइड करूंगा, यहाँ लिखा है 5 और 10, डिफरेंस 5 है तो 5 आ गया। इसका डिफरेंस क्या है अगले वाले का 10 है, 35 डिवाइड बाई 10 करेंगे, आंसर आया 3.5। देन 20 का डिफरेंस, तो 20 डिवाइड बाई 20 किया, आंसर आ गया 1। अब बनाना कैसे है, पहला उसे रेक्टेंगल बना के दिया है कि 0 से लेकर 5 तक का जो डायग्राम है वो 6 उसकी हाइट है। तो आप चेक कर लें, 0 से लेकर 5 तक उसने हाइट 6 बना के दिया आपको। ठीक है, तो 5 से लेकर 10 की हाइट क्या होगी, 5 जो हमने कैलकुलेट किए, तो आप 5 से लेकर 10 की हाइट आप 5 बना लें। पेंसिल और स्केल से बनाइएगा, पेन यूज़ नहीं करना। 10 और 20 की हाइट है 3.5, तो 3.5 तक 10 और 20 थोड़ा सा आपको इसकी विड्थ डिफरेंट नज़र आएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 रेक्टेंगल्स। और लास्ट से 20 टिल 40 उसकी हाइट 1 है, ये थोड़ा सा और बड़ा बन जाएगा, आपका आंसर आ गया। आपको पड़ेगा नेक्स्ट। OA is A, OB is 2B, AB और BC का उससे रेशो दिया हुआ है 1:3। AB और BC का रेशो है 1:3। तो टोटल अगर 1 और 3 का टोटल बताऊं तो क्या आ जाएगा 4, तो 1/4 3/4 हो गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि पूरा जो वेक्टर अगर मेरे पास AC है उसको मैं अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उनके रिस्पेक्टिव वेक्टर्स मिल जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं AB का वेक्टर निकालने जाऊं, AB का वेक्टर निकालने जाऊं तो वो 1/4 पूरा AC के बराबर है, और इस तरीके से अगर BC का वेक्टर निकालने जाऊं तो वो 3/4 पूरा AC के बराबर है। क्या तो ये बात समझ लें, ये बात समझ में आ गई, तो फिर मैं आगे जाऊँ। इस रेशो को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1/4 और 3/4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पूरी लाइन AC है तो उनको मैंने AC से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि AC का वेक्टर मुझे पता नहीं इसलिए लिख दिया मैंने। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है पहले आपने AB निकालना। चलिए अगर मैं AB निकालूँ, AO प्लस OB,
एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए ओ है आपके पास, ए ओ क्या होगा, अगर ओ ए है तो माइनस ए हो गया, ओ बी टू बी है, आप इसको टू बी माइनस ए लिखें, माइनस ए प्लस टू बी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं शो दैट ओ सी, आपने ओ सी का आंसर निकालना। ओ सी का आंसर निकालने से पहले मुझे या तो पूरा ए सी पता हो, क्यों, क्योंकि अगर मुझे ओ सी चाहिए तो ओ सी के लिए मैं डायरेक्शन क्या ले रहा हूँ, ओ से पहले ए जा रहा हूँ, फिर ए से सी जा रहा हूँ, ओ ए प्लस ए सी। ओ ए पता है मुझे, ओ ए है, ए सी नहीं पता, ए सी के लिए क्या करें, कैसे निकालें ए सी? सर हमें तो पता है कि हमें एबी की वैल्यू पता है, तो हम लोग एबी को मल्टीप्लाई कर फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ए बी इज़ 1/4 ए सी, जिसमें ए बी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला 2b माइनस ए, तो इससे मैं ए सी निकाल सकता हूँ, 4 को मल्टीप्लाई करा दूंगा, ए सी आ गया 8b माइनस 4 है, मैंने यहाँ लिख लिया जी 8b माइनस 4 है। सिंप्लीफाई करूँगा तो a माइनस 4 है, कितना हो गया, -3 है प्लस 8b, क्वेश्चन में भी लिखा होता प्रूफ करके, तो 8b माइनस 3 आंसर आ गया। तो सारा गेम कहाँ है, इस पर्टिकुलर जो रेशो दिया हुआ है ना, उसको डील करना है। ये रेशो समझ में आ गया, पूरा वेक्टर का क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं ऊपर डायग्राम इरेज करूँ लास्ट पार्ट के लिए, इरेज कर दूँ। अब उसने कहा है कि AD जो है वो K टाइम्स OA है, सॉरी OC है, AD इज K मल्टीप्लाई बाय OC, तो मैं पहले मैं AD बना रहा हूँ, ये AD आ गया, ये OC आ गया, K का मतलब रेशियो बताना। आपको मैंने हर दफ़ा सिमिलर ट्रायंगल के दो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बताए हैं, एक उसमें से एक ये टाइप का जिसको क्रॉस बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, शेडिंग करके बता रहा हूँ, ये दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं आपको सिमिलर के, जो एक्स बन रहा है, उसका रेशो उसने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए बी और बी सी का रेशो दिया हुआ है, ये 1 है और ये कितना है 3 है, ये दिया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो छोटा ट्राइंगल में अगर 1 लिखा हो तो उसकी सारी साइड्स 1 है, बड़े ट्राइंगल में 3 लिखा तो सारी साइड्स 3 हैं। ठीक है, तो मेरे पास ए डी कितना लिखा हुआ है 1 और ओ सी कितना लिखा हुआ है 3। ठीक है, तो ए डी की जगह लिखा 1, के टाइम्स ओ सी की जगह लिखा 3, 1/3 के का आंसर आ गया। इतनी सी बात है। हाँ देखिए, अब एडी कहाँ लिखा हुआ है, AD 1 लिखा है मैंने, OC 3 लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है, उससे रेशो मांगा है, हम क्यों कैलकुलेट करें, एक मार्क के लिए मैं कितना टाइम वेस्ट करूँ। इसके साथ ये पेपर कंप्लीट हो गया, आज जल्दी हो गया।